Hello everyone. Let's start our part 2 of class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. तो आज पार्ट 2 की हम बात करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। तो 1848 में क्रांति हुई थी लिबरल्स की, उदारवादियों की। तो इस क्रांति के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्रांति क्या थी और क्यों हुई थी। The revolution of the liberals in 1848 was a series of political upheavals in Europe led by educated middle class liberals। तो हमने देखा कि 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति थी यूरोप में, वो शिक्षित मध्यम वर्ग के उदारवादियों द्वारा नेतृत्व किए गए राजनीतिक उथल पुथल की श्रृंखला थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यूरोप में जो शिक्षित और मध्यम वर्ग के उदारवादी लोग थे, इन लोगों ने एक राजनीतिक उथल पुथल की भावना को बढ़ावा दिया। They demanded national unification, constitutional government and civil liberties। इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, संवैधानिक सरकार और नागरिक स्वतंत्रता की मांग की। तो ये चाह रहे थे कि भाई सभी को, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए, संवैधानिक सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जिसमें कि संविधान महत्वपूर्ण भूमिका रखता हो। अब हम बात करेंगे कि ये थे कौन। Who were the liberals? Liberals कौन थे? Liberals were mainly the educated middle class। जो उदारवादी लोग थे ना, मुख्यतः पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग हुआ करते थे, जिनमें प्रोफेसर्स आते थे, टीचर्स, प्रोफेशनल्स आते थे एंड बिजनेस पीपल आते थे, है ना। तो व्यापारी, प्रोफेसर, शिक्षक, तो ये सब लोग होते थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। They supported the concept of a nation based on equality। अब ये चाह क्या रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि इनको इक्वलिटी मिले बिफोर द लॉ, है ना। एक ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो, यानी कानून के समय समक्ष सभी लोग समान हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, और देश में प्रेस की स्वतंत्रता हो, यानी कि न्यूज़पेपर को पूरी आजादी हो सही चीजों को लिखने की। और वो चाह रहे हैं कि संगठन बनाने का भी उनको अधिकार हो, है ना। बिफोर दैट वहां पर आपने देखा था कि उनको संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं था। राइट। तो ये तो थे उदारवादी लोग। अब डिमांड्स क्या क्या थी इनकी, उदारवादियों की मांगे क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और रिपब्लिक विथ इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक राजशाही हो। अगर राजशाही है, अगर आप राजा का शासन बना रहे हो, तो उसमें संविधान को भी इंक्लूड किया जाए। राइट। और या फिर ये चाह रहे हैं चुनी हुई संसद हो, दो में से कोई भी हो। तो ये मांग कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड एसोसिएशन। तो ये चाह रहे हैं कि प्रेस को आजादी हो, स्पीच बोलने की आजादी हो, एसोसिएशन स्वतंत्र संगठन बनाने की आजादी हो, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। और ये चाह रहे हैं कि सामंती प्रथा को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये कह रहे हैं कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर हों। सामंत जो व्यक्ति है उसके पास प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे। तो चाह रहे हैं कि विशेषाधिकार को हटा दिया जाए और सब लोग बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर फ्री मार्केट्स। ये चाह रहे हैं कि फ्री मार्केट के लिए क्या किया जाए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं, यानी कि आर्थिक सुधार लाए जाएं। एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और व्यापार में रिस्ट्रिक्शन लाए जाएं, व्यापार में प्रतिबंधों को भी हटाया जाए। जितने भी व्यापार हैं उसमें प्रतिबंध लग रहे हैं। राइट।
और इकोनॉमिक सुधार भी किया जाए। तो ये लोग चाहते थे, ये उदारवादी लोगों की डिमांड थी और ये उदारवादी लोग थे। तो अभी तक हमने समझा कि उदारवादी कौन थे और उनकी डिमांड क्या थी। अब हम देखेंगे इसकी घटनाएं क्या क्या हुई। की इवेंट्स ऑफ 1848, तो 1848 में क्या क्या घटनाएं घटी। इन फ्रांस, बात करेंगे फ्रांस की, मोनार्ची वॉज एबोलिश, राजशाही को समाप्त कर दिया गया। एंड सेकेंड रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश, और द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। अब जर्मनी में क्या हुआ, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंट। अब जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वो, उसका आयोजन हुआ टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए, फॉर ए यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी। तो जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई जिससे कि वहां का एक संविधान बना सके। और फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में राजशाही समाप्त हो गई। इन ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड इटली, ऑस्ट्रिया और इटली में क्या घटना घटी, नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट डिमांडेड यूनिफिकेशन एंड सिविल राइट्स। तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों ने, आंदोलनों से एकीकरण और नागरिकों की मांग की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक अधिकार होने चाहिए और यूनिफिकेशन हो जाए, ऐसा हमने देखा। तो ये प्रमुख घटनाएं थी 1848 की। फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन तो आया लेकिन कुछ घटनाएं घटी, कुछ सफल भी रहा और कुछ असफल भी रहा। तो वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या चीजें असफल हुई, हम इसमें यहाँ पर बात करेंगे। क्या क्या विफलताएं रही क्रांति की, किस प्रकार से क्रांति विफल हुई। तो मोस्ट रिवोल्यूशनरीज वर क्रस्ड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड मिलिट्री पावर। तो इसमें क्या हुआ, जो अधिकांश रिवोल्यूशनरीज थे, जो अधिकांश क्रांतिकारी थे, क्रांतियां थी, उनको दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। इसके द्वारा, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी शक्तियों के द्वारा और सेना के द्वारा, है ना, जो क्रांतियां थी उसको दबा दिया, कुचल दिया। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो जर्मनी में थी, इज लैक्ड सपोर्ट, यह असफल हो गई। और लैक सपोर्ट फ्रॉम द मोनार्ची एंड पीजेंट, इनको सपोर्ट नहीं मिला, किसका, राजशाही का समर्थन नहीं मिला और पीजेंट्स का भी समर्थन नहीं मिला। लिबरल मूवमेंट्स could not achieve their main goals of unification and lasting constitutional reform। अब जो लिबरल मूवमेंट थे, लिबरलों ने जो आंदोलन चलाए थे, किसके लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए, एकीकरण करने के लिए और संविधान में रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, तो ये असफल हो गए। ये क्रांति इस प्रकार से क्या हो गई, असफल हो गई। तो हम देख रहे थे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी असफल हो गई, वहां संविधान बन नहीं सका क्योंकि किसानों ने और राजशाहियों ने उनको समर्थन नहीं दिया। तो इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ लिबरल रिजोल्यूशंस। तो उदारवादी जो क्रांतियां थी ना, उनका प्रभाव क्या था, लिबरल रिवोल्यूशंस, इसका क्या प्रभाव था, ये हम देखेंगे। लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर फ्यूचर यूनिफिकेशन मूवमेंट इन जर्मनी एंड इटली। तो हालांकि उन्होंने काम तो किया, क्रांति असफल जरूर हो गई लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्या था, जर्मनी और इटली में भविष्य के एकीकरण के आंदोलन की जरूरत। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हमने कुछ शुरुआत तो कर दी है, इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, एक ना एक दिन जर्मनी और इटली को यूनिफाइड तो कर ही लेंगे। ये एक शुरुआत थी, दिस इज द फाउंडेशन, स्प्रेड लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। और इन्होंने क्या किया, स्प्रेड, फैलाया, किसको फैलाया, लिबरल आइडियाज को फैलाया, उदारवादियों के विचारों को फैलाया। कौन से विचार थे उनके, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, एंड सिविल राइट, और मानवाधिकार, है ना। ये क्रांतियां जो हुई, क्रांतियों से लोगों के मन में क्रांति के लोकतंत्र के विचार आए। लोगों को लगा कि हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना ही चाहिए, और लोगों को लगा कि मानव के अधिकार कुछ ना कुछ होने चाहिए, नागरिकों के पास भी अधिकार होने चाहिए। इंस्पायर्ड द राइज ऑफ मॉडर्न नेशन
स्टेट्स इन यूरोप। अब क्या हुआ इससे, इस जो क्रांतियां थी, इन क्रांतियों से यूरोप में जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय को प्रेरित किया। ये यूरोप की जो अन्य कंट्रीज थी, उन देशों ने भी इन क्रांतियों को देखा और वो भी इंस्पायर हुए कि हमें इन फ्यूचर राष्ट्रीय राज्य तो बनाने चाहिए, नेशन स्टेट्स की का निर्माण करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो क्रांति थी पूरी तरह से असफल तो नहीं हुई थी, कुछ न कुछ प्रभाव, कुछ न कुछ इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी का निर्माण। अब हम यहाँ देखेंगे कि जर्मनी का निर्माण कैसे हो रहा है, राइट। और जर्मनी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार की सिचुएशन थी और कैसे उनका निर्माण हो रहा है। बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले, जर्मनी वॉज ए कलेक्शन ऑफ 39 स्मॉल स्टेट। तो जर्मनी क्या थी, 39 छोटे छोटे राज्यों का एक संघ हुआ करता था, अंडर द जर्मन कॉन्फेडरेशन। किसके अंदर, जर्मन एक संघ के अंदर, ठीक है। उनके छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और एक संघ हुआ करता था उनका। देयर वॉज नो यूनिफाइड नेशन स्टेट, और वहां पर कोई भी राष्ट्रीय राज्य नहीं था, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट स्टेट कोई नहीं था। एंड ईच स्टेट हैड इट्स ओन रूलर, और हर राज्य के छोटे छोटे अपने शासक होते थे। हर राज्य की करेंसी अलग होती थी, हर राज्य में लॉज अलग हुआ करते थे, राइट। तो 39 स्मॉल स्टेट्स हैं, उनका राजा अलग है, उनकी करेंसी अलग है, वहां के कानून अलग हैं। तो ये जर्मनी की कहानी थी 19th सेंचुरी से पहले, क्रांतियों से पहले, जब क्रांति स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले की ये बात हम पढ़ रहे हैं। नाउ रोल ऑफ प्रशिया, अब हम देखेंगे प्रशिया की क्या भूमिका रही। प्रशिया एमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द जर्मन स्टेट्स। जो प्रशिया राज्य था, 39 थे, 39 थे, और 39 में भी हम देखेंगे कि क्या हुआ था। एक जो प्रशिया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग, ये क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, राइट। सबसे शक्तिशाली था, सबसे पावरफुल था। तो सबसे पावरफुल क्या था, प्रशिया। तो ये 39 स्टेट में से सबसे मजबूत था, सबसे पावरफुल बनकर निकला। इट हैज अ पावरफुल किंगडम विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें क्या थी, ये पावरफुल किंगडम तो था, और इसके पास सेना भी मजबूत थी, और यहाँ पर के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाह थे, वो भी कुशल हुआ करते थे। लीडरशिप ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क। अब हम देखेंगे ओटो वॉन बिस्मार्क का नेतृत्व, किस प्रकार का नेतृत्व किया, क्या रोल था उसका। बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, जो बिस्मार्क थे वो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, और इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन सा आंदोलन, एकीकरण करने का, यूनिफिकेशन करने का। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन यूजिंग वॉर एंड डिप्लोमेसी। तो इन्होंने क्या की, एक सिद्धांत जिसको नाम दिया ब्लड एंड आयरन, और उसमें क्या किया, युद्ध और कूटनीति अपनाई। तो युद्ध भी था उसमें, और कूटनीति, दोनों ही तरीके से इसने अपने देश का नेतृत्व किया था। वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन, इसके बाद क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वॉर शुरू हो जाए जिससे कि देश यूनिफाइड हो रहे हैं। तो 3 वॉर्स वर फॉट, 3 युद्ध लड़े गए अंडर बिस्मार्क लीडरशिप। तो बिस्मार्क की लीडरशिप में 3 युद्ध लड़े गए जिससे कि जर्मनी को यूनिफाई किया गया। पहला था डेनिस वॉर 1864 में, पर्शिया प्लस ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क। तो क्या गया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया। सेकेंड वॉर ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866, पर्शिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड टुक लीडरशिप ऑफ जर्मन स्टेट। तो इसमें क्या किया, पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और जर्मन के राज्यों का नेतृत्व किया। पर्शिया को हरा, पर्शिया पर्शिया ने उसको हरा दिया और जर्मन का लीड करना शुरू कर दिया। थर्ड वन फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71, प्रशिया डिफीटेड फ्रांस। अब इसमें प्रशिया ने फ्रांस को हराया
लीडिंग टू फाइनल यूनिफिकेशन, और अंततः एकीकरण उसका हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो प्रशिया था जर्मन कन्फेडरेशन में सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल स्टेट निकला, और उसने सभी को हरा दिया युद्ध में। प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। अब हम देखेंगे कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा कैसे हो रही है। पहले तो 39 स्टेट हुआ करते थे, अब पर्शिया एक पावरफुल होकर आया तो उसने जर्मन साम्राज्य की वो घोषणा कर दी यहाँ पर। अब वो क्या चीज थी इसके बारे में हम समझते हैं। इन 1871 किंग विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर एट वर्साइल। 1871 में जो पर्शिया का राजा था केसर विलियम फर्स्ट, उसने क्या किया, वर्साई में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। तो अब एम्पायर बन रहा है, पहले 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन था, अब पर्शिया पावरफुल बनकर आया, तो अब ये क्या बना रहे हैं, जर्मन राज्य बना रहे हैं, जर्मन एम्पायर साम्राज्य बना रहे हैं, और इसका जो राजा है वो है कैसर, राइट, राजा घोषित कर दिया इसको। बर्लिन बिकेम द कैपिटल ऑफ न्यू जर्मन एम्पायर, और ने कहा कि अब हमारा पूरा जो 39 का कन्फेडरेशन था वो अब एक जर्मन हमने बना दिया, अब इसकी कैपिटल भी एक होगी, तो कैपिटल बना दिया बर्लिन। नेचर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। अब जब यूनिफाइड हो गया जर्मनी, तो फिर क्या क्या किस प्रकार का वो बना, इसके बारे में हमें समझना है। इट वॉज ए मोनार्की। तो जब जर्मनी एकीकृत हुआ बच्चों, तो मोनार्की थी वहां पर, राजशाही थी, डोमिनेटेड बाय पर्शियन किंग, और उस पर जो प्रभुत्व है, दबदबा है, वो किसका है, पर्शिया के राजा का है। एंड एरिस्टोक्रेसी, और जो अभिजात वर्ग हैं जिनको कि जंकर्स बोला जाता था उनका है। तो राजशाही तो है, और राजशाही पर प्रभाव किसका है, पर्शिया के राजा का, क्योंकि पर्शिया दैट टाइम वाज अ मोस्ट पावरफुल स्टेट्स। पार्लियामेंट एग्जिस्टेड बट हैड लिमिटेड पावर। अब वहां पर पार्लियामेंट तो थी ही, संसद तो थी, लेकिन इसके पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी, ज्यादा इसमें पावर शक्ति इसको नहीं दी गई थी, ज्यादा शक्ति राजा को दी गई थी, और राजा में भी जो पर्शिया का राजा थे उनका डोमिनेशन वहां पर चलता था। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा जर्मन यूनिफिकेशन का। जर्मनी एमर्ज एज अ पावरफुल नेशन स्टेट इन यूरोप, और जब जर्मनी एकीकृत हो गया तो ये सबसे पावरफुल राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा पूरे यूरोप के अंदर। शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप एंड लीड टू मिलिट्रिज्म। तो यूरोप में जो पूरा शक्ति संतुलन था वो बदल गया, और सैन्यवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि पावरफुल था, सेना भी स्ट्रांग थी, मजबूत थी। सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब क्या हुआ, भविष्य में जितने भी संघर्ष थे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी जो नींव थी वो यहीं से पड़ी, ये जर्मनी के पावरफुल होने से ही पड़ी। तो अब हमने देखा कि अभी तक हमने क्या देख लिया कि जर्मनी किस प्रकार से यूनिफाइड हुआ, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या प्रभाव हमने देखे पूरे यूरोप के अंदर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम देखेंगे इटली किस प्रकार से यूनिफाइड हुआ है। बिफोर 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्टेट एंड रीजन। अब इटली की भी यही कहानी है, 19वीं शताब्दी से पहले यह कई राज्यों में बटा हुआ है, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। नदर्न इटली वॉज अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल, और जो उत्तरी इटली था वो ऑस्ट्रिया के अधीन कंट्रोल में था। द सेंट्रल रीजन वॉज अंडर द पीपल, सॉरी पोप, अंडर द पोप। तो जो मध्य क्षेत्र था इटली का वो पोप के नियंत्रण में था। एंड द साउथ वॉज रूल्ड बाई बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, और जो दक्षिण का जो राज्य था, दक्षिण का जो क्षेत्र था वो बॉर्बन किंग थे स्पेन के, उनके अधीन था। देयर वॉज नो यूनिफाइड नेशन स्टेट, और अभी तक वहां पर कोई भी यूनिफाइड नेशन स्टेट नहीं बना था, राष्ट्रीय राज्य कोई भी नहीं बनाए। इट मीन्स सभी के सभी क्या है, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, लाइक जर्मनी। जर्मनी में हम देखा 39 स्टेट्स थे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों जो भाग हैं, चारों डायरेक्शन हैं इटली की, वो अलग अलग राजाओं के पास है।
की लीडर्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। अब हम देखेंगे इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन ऐसा था, कौन व्यक्ति था जिसने कि एकीकरण के लिए कदम बढ़ाया। तो सबसे पहले नाम आता है जिसेफे मैजिनी, द विजनरी। कौन थे ये? विजनरी थे, दार्शनिक थे, दूरदृष्टा थे। फाउंडेड यंग इटली, और इन्होंने क्या किया था? यंग इटली की स्थापना की थी। मोमेंट टू इंस्पायर नेशनलिज्म, क्यों की थी? ताकि वो इस आंदोलन को, राष्ट्रवाद के आंदोलन को इंस्पायर कर सकें, प्रेरित भी किया था। सेकंड नंबर पे आते हैं काउंट कैमिलो दी कैवूर, द स्टेटिस्ट। ये क्या थे? ये रणनीतिकार थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट, और ये सर्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। यूज्ड डिप्लोमेसी एंड अलायंस, इन्होंने डिप्लोमेसी, कूटनीति और अलायंसेस, गठबंधनों का प्रयोग किया। और थर्ड थर्ड वन जिसेपे गैरिबाल्डी। अब ये कौन थे? ये फाइटर थे, ये योद्धा थे। लेड द रेड शर्ट आर्मी टू लिबरेट सदर्न इटली। तो इन्होंने क्या किया? जो रेड शर्ट आर्मी थी, लाल इनकी रेड शर्ट सेना थी, उसका नेतृत्व किया और दक्षिणी दक्षिणी इटली को आजाद करवाया। तो हम देख रहे हैं कि इटली के एकीकरण में जो मेन भागीदारी है वो तीन लीडर की है। एक है आपके जुसेपे मेज़नी, जो कि दूरदृष्टा हैं, विजनरी हैं। और उसके बाद हमने देखा था कैवूर को, जो कैवूर है रणनीतिकार हैं। और फाइनली हमने देखा जुसेपे गैरिबाल्डी, जो कि एक फाइटर हुआ करते थे। तो इन तीनों के मिले जुले प्रयास से ही इटली एकीकृत हो पाया था। तो स्टेप टुवर्ड यूनिफिकेशन, अब हमने तीनों का देख लिया। अब इनके कदम क्या थे, क्या कैसे कदम बढ़ाए इन्होंने एकीकरण की ओर। कैबूर अलाइड विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया। ना, कैबूर ने क्या किया? फ्रांस के साथ गठबंधन कर दिया, अलाई कर दिया। और उसको गठबंधन करके क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया को इन्होंने हरा दिया 1859 में। पार्मा, मोडेना, टस्कनी एंड पेपल स्टेट ज्वाइन सर्डेनिया पिडमोंट। अब उनको हराकर इन्होंने तीन स्टेट्स को सर्डेनिया पिडमोंट में जोड़ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री थे वहां के। गैरीबाल्डी रेड शर्ट लिबरेटेड सिसिली एंड नेपल्स, और गैरीबाल्डी ने जो रेड शर्ट की सेना थी, रेड शर्ट वाली, सिसिली और नेपल्स को आजाद इन्होंने कराया था। तो हम देख रहे हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। प्रोक्लेमेशन ऑफ किंगडम ऑफ इटली, अब क्या होता है जब ये एक हो गए, एकीकृत हो रहा है, तो अब वहां का साम्राज्य की घोषणा हो रही है, इटली के साम्राज्य की घोषणा हो रही है। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो 1861 में विक्टर इमैनुअल को क्या कर दिया? एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। जैसा कि हमने देखा था जर्मन कॉन्फेडरेशन जब एकीकृत हो चुका था, पूरी जर्मनी एकीकृत हुई थी, वहां पर कैसर विलियम को बनाया गया था राजा, और यहाँ पर इटली में विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा बनाया गया। रोम एंड वेनेशिया वर नॉट गेट इंक्लूडेड। अब रोम और वेनिस अभी भी शामिल नहीं हुए थे, ये अभी भी अलग हिस्सा हुआ करता था, ये उस कॉन्फेडरेशन में या उस एकीकरण में शामिल नहीं था। कंप्लीशन ऑफ यूनिफिकेशन, अब हम देखेंगे कि पूरी तरह से यूनिफिकेशन कैसे पूरा हो गया, एकीकरण पूरा कैसे हुआ, क्योंकि वेनिस अभी भी, रोम और वेनिस अभी भी जुड़े नहीं थे, तो पूरी तरह से एकीकरण नहीं हुआ है। तो वेनेशिया ज्वाइन 1866 आफ्टर ऑस्ट्रिया डिफीटेड इन ऑस्ट्रिया प्रशिया वॉर। तो 1866 में जब ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ उनके बीच, उसके बाद वेनिस भी क्या हो गया? इटली के एकीकरण में शामिल हो गया। रोम ज्वाइन 1870 व्हेन फ्रेंच ट्रूप्स विथड्रॉ ड्यूरिंग द फ्रेंच पर्शियन वॉर। और 1870 में क्या हुआ? उसके 4 साल बाद जब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हुआ, उसमें फ्रांसीसी सेना पीछे हट गई, और उसके बाद रोम भी इटली के यूनिफिकेशन में शामिल हो गया। तो अब हम देखेंगे जब यूनिफिकेशन हो गया, तो यूनिफिकेशन के बाद नया स्वरूप कैसा था, किस प्रकार का इटली वहां पर बना, ये हमने देखना है इसमें। तो यह अब क्या था? इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जब इटली एकीकृत हुआ तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र था, जिसमें कि राजा विक्टर एमेनुअल थे। इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटीज परसिस्टेड। अब क्या हो रहा है?
अभी भी जो क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता थी वो बनी रही हैं। इसके बीच में इंडस्ट्रियल नॉर्थ एंड एग्रेगरियन साउथ, जो कि नॉर्थ साइड में इंडस्ट्री हुआ करती थी और साउथ में एग्रीकल्चर कार्य हो रहा है, उन दोनों के बीच में अभी भी आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता बनी रही। अब प्रभाव क्या पड़ा इटली के यूनिफिकेशन का? इटली बिकेम अ यूनिफाइड नेशन स्टेट इन यूरोप। अब इटली भी क्या हो गया बच्चों, स्टेट बन गया, यूनाइट नेशन स्टेट बन गया यूरोप के अंदर। इट इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसने भी क्या किया, संसार में अलग अलग जगह पर क्या हो रहे थे, राष्ट्रीय राज्य बन रहे थे, तो उनको क्या किया, राष्ट्रीय राज्यों को आंदोलन करने के लिए या राष्ट्रीय राज्य बनने के लिए प्रेरित किया। तो पूरे यूरोप में हमने देखा, पूरी कहानी अभी हमने देखी कि किस प्रकार से इटली और किस प्रकार से आपका जर्मनी एकीकृत हुआ और किन किन लोगों का उसका प्रभुत्व था। कि आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। थैंकिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे हम इसको, एक और पार्ट आएगा इसका, इस चैप्टर का। और आई होप कि नोट्स आपके अच्छे बन रहे होंगे, इससे कहानी आपको समझ में आ रही होगी, रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। तो अगर आप और भी चीजें आगे देखना चाहते हैं तो इस प्रकार चीजों को सपोर्ट करिए, देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।